आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमजोर दिल वाले तो इसको बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूं इस हालांकि इसको मैंने 7-8 साल पहले इस पे लेक्चर लिया था। आयरिश चाय की बहुत शानदार किताब है इसी नाम से, रेप्स ऑफ नाइन किंग। वो आपका दिल दहला देगा। आप सोचेंगे ऐसा भी हुआ था, इंसानियत पे भरोसा भी उठ सकता है, और कर्म का पहिया कैसे घूम के आता है, हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम नैनकिंग से। नैनकिंग से पहले आप जापान को समझिए। अगर आप हिस्ट्री ऑफ जापान पे लेक्चर चाहते हैं, पूरा इतिहास में बता दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जापान एक क्लोज्ड सोसाइटी रही है, राइट। जापान कोई बहुत ओपन सोसाइटी नहीं रही है। जापान एक महान साम्राज्य रहा है, महान एम्पायर रहा है, और जापानी पूरे पागल थे। उनसे बड़े पागल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अभी भी वो पागल ही हैं, डिसिप्लिन में, सक्सेस में। शिंतोइज्म वहां पे था। बेसिकली नॉन वायलेंट थे जापान, लेकिन वायलेंस था ऐसा नहीं है। मिसोजिनी थी जापान की सोसाइटी में, और ये उनके रिफ्लेक्ट किया काम में भी। जापान का नसीब तब बदला जब अमेरिका ने उनके भेजे में उनके खोपड़ी पे बंदूक रखी। मैथ्यू सी पेरी, जो कि एक नेवल ऑफिसर थे, वो 1858 में जाते हैं और बोलते हैं, सुनो बेटा, या तो अपनी इकोनॉमी खोलो क्योंकि तुम एक आइलैंड हो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो वरना हम हमला कर देंगे। तो जापान अपनी इकोनॉमी खोलता है। इससे पहले भी क्रिश्चियनिटी ने भी वहां पे मिशनरीज गई थी जापान में, बट सफल नहीं हुई थी, असफल रही थी। ठीक है। तो 1858 में जापान अपनी इकोनॉमी खोलता है, क्योंकि हर सारी कोशिशें कर ली थी कि जापान में अंदर जाया जा सके। इसी दौरान चाइना में सारी वेस्टर्न पावर्स थी, लेकिन जापान एक ऐसा था जिसने अपने को इंटैक्ट करके रखा हुआ था। अब जब मेजी रेस्टोरेशन होता है, यानी कि एम्परर मेजी का जमाना, और 1867 में 10 साल बाद 1858 के जब मैथ्यू पेरी गए, तो जापान की समाज को भी पूरा बदल दिया। क्लास सिस्टम खत्म हो गया। जापान में भी क्लास सिस्टम था, जैसे भारत के कास्ट सिस्टम है, वहां पे भी क्लास सिस्टम था। क्लास सिस्टम खत्म हो गया, रिफॉर्मेशन हुआ, और एक नया कानून आता है, नया संविधान आता है। 1890 के दौरान जापान को एक नया संविधान मिला, और इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान बनाई गई, राइट। अब ये आर्मी इतनी खतरनाक थी कि इसने अच्छे अच्छों के पसीने छुटा दिए। 1894 से 95 तक पहला साइनो जापानीज वॉर, यानी कि चाइना और जापान के बीच में युद्ध होता है। चाइना को नंगा करके मारा था जापान ने, पूरी तरीके से चाइना हारता है। पेंगू, मंचूरिया, कोरिया का रीजन जापान के पास आ गया। चाइना की टेरिटरी खत्म, कंट्रोल खत्म। 1904-5 में रशिया को हरा देता है जापान। सोचिए, रशियन एम्पायर उस समय कितना बड़ा एम्पायर था। खत्म, खेल गॉन, इट्स गॉन, टोटली गॉन। तो जापान कॉन्फिडेंस मतलब ऊपर। ये वही बात होगी कि अगर मान लीजिए स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप जीत जाए, तो जापानियों की ताकत सबने देख ली। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, और फिर शुरू होती है चाइना के लिए लड़ाई। 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आ गया, चिंग डायनेस्टी चली गई। सन यात सेन जो डॉक्टर थे, उन्होंने चाइना की कमान संभाली। उन्हीं के स्टूडेंट थे चियांग काई शेक, जो बाद में जाके माओ जेडोंग से लड़ेंगे। माओ जेडोंग कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनक। जनक तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर। यहां पे 1911 में जब सन यात सेन आए, तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए, जिसमें मेन प्रिंसिपल था डेमोक्रेसी और सोशलिज्म। फिर उसके बाद सन यात सेन का 10 साल बाद देहांत हो गया। 10 साल बाद 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बन जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब बनी, तो माओ जेडोंग से लेकर बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया। बट इधर ऑलरेडी सन यात सेन ने चियांग काई शेक को लेकर कॉमिंटांग पार्टी बना दी थी। चाइना उस समय बटा हुआ था छोटे छोटे पार्ट्स में, और हालात बहुत खराब थे। छोटे छोटे गैंग्स थे। चियांग काई शेक ने इन सबको मारा और चाइना को कंसोलिडेट किया। कम्युनिस्टों को भी भगा भगा के मारा। तो कम्युनिस्ट फिर वही पहाड़ियों पे गए, लॉन्ग मार्च जिनको बोला जाता है, बच बच के। ठीक है, इनके सारे सैटेलाइट रॉकेट्स के नाम लॉन्ग मार्च ही होता है ना, ये हिसाब किताब। तो भाई करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन उधर जापान ने बोला कि बहुत हुआ सम्मान, चलो एक काम करते हैं, हमला करते हैं चाइना पे। खैर, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे। तो जापान ने चाइना को फोर्टिफाई करना शुरू किया, और उसके बाद
जब सेकेंड साइनो जापानीज वॉर होता है तो ये कॉमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट साथ में आ गए कि साथ में लड़ते हैं, बाद में देख लेंगे चाइना किसको मिलेगा। तो इसकी शुरुआत होती है जुलाई 1937 से। मार्को पोलो इंसिडेंट हुआ था। अब ये मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट, इसमें जापानी सोल्जर्स, भाई आपको पता है मैंने बताया कि जापान, चाइना की अच्छी खासी टेरिटरी जापान के पास थी और जापान एक्सपैंड कर रहा था। जापान बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था उस समय तक और चाइना का अता पता लापता हो गया था। तो अब चाइना जब एक्सपैंड किया, जापान जब एक्सपैंड किया, तो कुछ सोल्जर्स जो है वो उनके गायब हो गए। तो चाइना और जापान आपस में भिड़ गए। तो जापान को तो एक मौका मिल गया, उसको तो मौका चाहिए था कि अब बेटा तुम बचोगे नहीं। तो अब जुलाई 1937 में ये सेकेंड साइनो जापानीज वॉर की नींव जो है वो रख दी जाती है। इधर थी नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी चाइना की तरफ से और उधर इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान, सीधा एम्परर के अंडर, राइट। अब यहां पे अगस्त 1937 आते आते शंघाई को जापान ने इन्वेड कर दिया और शंघाई जो उस समय का सबसे बड़ा शहर था चाइना का, वो जापान के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, जबरदस्त कॉम्बैट हुई, ओके, हेवी बैटल हुई और चाइना को पीछे हटना पड़ा। यहां पे जो जनरल थे जापान के, ठीक है, उन्होंने तो यही बोल दिया था कि भाई देखो कुछ भी करके हम चाइना को छोड़ेंगे नहीं और हम इतना मारेंगे, इवाने मत्सुई नाम था उनका, कि ये बचेगा नहीं। ठीक है, अब भाई ये तो बढ़िया है कि आपने शंघाई को कैप्चर कर लिया। अब यहां पे जापान कंफ्यूज था कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। एक आगे बढ़ने का मतलब यह था कि आगे था नैनकिंग, और नैनकिंग आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट था, द सिटी ऑफ नैनकिंग। जापान का यह मानना था कि अगर नैनकिंग को कॉन्कर कर लिया हमने तो पूरा चाइना कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि पूरी यहां की सरकार यही बैठती है। चाइना ने बोला हाँ, मतलब जापान ने जो बोला कि नहीं हम यहीं रुक जाते हैं, नैनकिंग नहीं आगे जाते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। पर जापान की मिलिट्री ने यह फैसला लिया और एम्परर ने भी कि नहीं आगे बढ़ते हैं। अब जब यहां तक आए गए तो आगे भी बढ़ जाते हैं, लो भैया। तो मिलिट्री सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जापान आगे बढ़ने लगा और चाइनीज डर गए, क्योंकि वैसे ही वो हार रहे थे बुरी तरीके से और उनको यही डर था कि कहीं जापान इन्वेड ना कर दे, और उसके बाद वो डर के मारे भागने लगे। अब दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत कहते हैं ना कि थोड़ा दिल कड़ा करके सुनिएगा। जापान ने एक मैसेज देना शुरू किया, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, और स्टेटमेंट ऐसा था कि अगर तुम जापान से टकराओगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी। सपने में भी जब तुम जापान के बारे में सोचोगे ना, तुम थर-थर कांपने लगोगे। और बिल्कुल सच बात है। मां जब बच्चों को सुलाती थी, कहते बेटा सो जा वरना जापानी आ जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे जैसे जापान आगे बढ़ता गया, गांव मिलते थे उसे। तो जापान क्या करता था, जापान के सोल्जर्स क्या करते थे, गांव से लोगों को लेके आते थे। एक गांव था गोंगडू, नैनजिंग के बगल में। नैनजिंग जब जा रहे हैं तो नैनजिंग से पहले पड़ता है। वहां पे सारे लोगों को लेके आए, ऐसे बैठाया और सबको गोली मारी पीछे से, आदमियों को, ठीक है। और उसके बाद उनकी औरतों के साथ रात में रेप किया और रात में ही औरतों को भी मार दिया। थोड़ा और आगे बढ़े, एक घर में उनको 2 औरतें मिली, एक 16 साल की बच्ची थी और एक प्रेग्नेंट औरत थी 35-36 साल की। 16 साल की जो बच्ची थी, क्या खटखट हो रहा है यार, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा आप इसको, पता नहीं यार आज क्या फेस्टिवल है, क्यों इतना सब ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। तो अब क्या है कि 16 साल की बच्ची के साथ रेप किया 16 लोगों ने। उसका जो प्राइवेट पार्ट है, वेजाइना, प्राइवेट पार्ट, बंदूक होती है ना, घुसेड़ दी, समझ रहे हो, बेनेट के साथ, जो आगे चाकू होता है, अंदर डाल दिया। उसके बाद जो प्रेग्नेंट औरत थी उसके साथ पता क्या किया, उसके साथ भी रेप किया। उसका पेट फाड़ा, उसके बच्चे को उसके सामने निकाला, वो जिंदा थी, और उसके बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए, और उसके बाद उस प्रेग्नेंट औरत को भी बेनेट से मार दिया। थोड़ा और आगे बढ़े, एक और गांव मिला, वहां पे एक परिवार था, उनके आदमियों को मारा। 2 साल का बच्चा था लड़की की गोद में, उसको छीना, 2 साल के बच्चे को जलती हुई आग में फेंक दिया, और उस औरत के साथ रेप किया, उसके बाद उसको भी मार दिया। ये तो शुरुआत है, ये तो जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मैंने बोला ना, कमजोर दिल वालों के लिए लेक्चर नहीं है, और ये हुआ था।
आयरिश चैंग की जब किताब में जो उन्होंने बताया है ना, मैं तो रो रहा था। ठीक है, मैं तो भाई वैसे ही थोड़ा इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूं। 20 से 80 हजार औरतों का रेप किया था और कहते हैं कि 2 लाख चाइनीज सोल्जर्स को, मतलब चाइनीज सिविलियन और सोल्जर्स को मार दिया था। समझ रहे हो? उस समय किसने मदद की थी आपको पता है? उस समय मदद की थी यहां पे राबे ने। राबे कौन थे? नेजी पार्टी के मेंबर थे, नाजी पार्टी के। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय इस आदमी ने कमेटी बनाई थी और सेफ जोन बनाए थे ताकि जितने ज्यादा लोगों को हो सके बचा लिया जाए। अब दोस्तों दिसंबर आ जाता है, ये चाहे जापान जो है ये सब करते रहते हैं, ठीक है। एक जोन ऑफ डेथ इन्होंने बना दिया था, है ना, बफर जोन थी वहां पे, मतलब जो भी मिले पकड़ के वहीं पे मार दो। ये इतना मारते थे, मार मार के ऐसे बना देते थे पूरा एक पिरामिड सा, और खूब लंबा पिरामिड, फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग मार मार के ऐसे लाश फेंकते रहते, उनको जला देते थे। ये हिसाब किताब रहा। अब आगे बढ़ते रहते हैं जापान, और जापान जिनजियांग को घेर लेता है। 7 दिसंबर आता है, तो सबसे पहले 7 दिसंबर को बैटल ऑफ नैनकिंग लड़ी जाती है। ये 5 दिन तक लड़ी जाती है। इस बैटल ऑफ नैनकिंग में चाइना को बहुत ही आसानी से मार दिया जाता है, बाकी चाइनीज सोल्जर भाग जाते हैं। पूरे शहर को जापानी आर्मी घेर लेती है, और अब 20 जनवरी तक मौत का तांडव रहेगा। ओपन ग्राउंड है यहां पे जापान के लिए, वो जो चाहे कर सकते हैं। औरतें हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, और अब राक्षसी चेहरा इनका सामने आएगा। इस एक राक्षसी चेहरे में था मसाकर कॉन्टेक्स्ट। इनकी 16th डिवीजन थी, ठीक है, 16वीं डिवीजन। शंघाई एक्सपीडिशनरी फोर्स इन्होंने बना रखी थी, और शंघाई और नैनजिंग के बीच में जो मार्च हुआ था, इन्होंने इतना ज्यादा एट्रोसिटी की है। मसाकर कॉन्टेस्ट रखा गया, ठीक है, 100 मैन किलिंग कॉन्टेस्ट, कि कौन पहले 100 लोगों को मारेगा। यहां पे एक पेपर में छपा था, जापान के 2 ऑफिसर थे, तो दोनों ऑफिसर ने एक दूसरे से शर्त लगाई कि पहले 100 लोगों का गला कौन काटेगा। ये कॉन्टेस्ट हो रहा है। ये इंसान की जिंदगी जापान के लिए महज एक खेल थी, राइट। और काटना शुरू किया एक साइड से गाजर मूली की तरह। कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ, 78 मरे, दूसरे ऑफिसर ने 85 मारे। इसको बढ़ाया गया, बढ़ा के बाद में 120, 121, इसको और बढ़ा दिए गए 200, 500, 600 ने तो खाली 500, 600 लोगों को तो खाली 2 ऑफिसर ने मार दिया, और बहुत ही ब्रूटली मारा, जिंदा मारते थे। समझ रहे हो? ये हिसाब किताब है। चाइना क्या कर रहा था? चाइना को पता था कि वी कैन नॉट विन अगेंस्ट जापान, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। अच्छा, ये क्या है? ये आप जब पहले देखेंगे, अब तो नहीं, पहले जब वॉर होते थे ना, तो ये पॉलिसी अप्लाई जाती थी। रशिया ने भी यही अपनाई थी जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में। इसमें होता क्या है कि देखिए, जब भी आर्मी जाती है, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई आपको कोई प्लेन नहीं है, कुछ, आपको पैदल जाना है, बहुत दूर दूर तक जाना है। अब लाखों लोग जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, तो भाई जो गांव पड़ता है उसको कब्जे में लेंगे, और वहां पे अनाज होगा, पानी होगा, रहने की सुविधा होगी। यानी कि जो सोल्जर है वो दूसरे देश को अटैक करने जा रहा है, उसी देश के रिसोर्सेज को यूज करेगा। तो ऐसा ना करे तो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी होती थी। इसका मतलब ये था कि पूरे गांव के गांव को जला दिया जाता था। जैसे चाइना ने अपने ही गांव को जला दिया ताकि जब जापान आए तो यहां के रिसोर्सेज को यूज ना कर सके। ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया नैनजिंग के लोगों के लिए, राइट। अब यहां पे एक नैनजिंग सेफ्टी जोन भी बनाया गया। बहुत सारे जो वेस्टर्नर्स उस समय शहर में रह रहे थे, क्योंकि आपको बता दो कि चाइना 100 सालों तक वेस्टर्नर्स के कब्जे में रहा है। तो 22 फॉरेनर्स ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी, जिसको इंटरनेशनल कमेटी फॉर नैनकिंग सेफ्टी बोला जाता है, और जॉन राबे लीडर थे। ये एक नेजी पार्टी के मेंबर थे, इन्होंने काफी लोगों को बचाया था, नाजी पार्टी के मेंबर थे, ठीक है ना। ऐसे ही एक सेंडबर्ग रिफ्यूजी कैंप बनाया था। बट दोस्तों इन सबसे कुछ हुआ नहीं। अब देखो, प्रिंस यासुहिका असाका, इनको अपॉइंट किया जाता है। बहुत सारे चाइना के सोल्जर्स को पकड़ा गया था, क्या किया जाए? तो भैया प्रिंस असाका बोलते हैं सबको मार दो। 5 दिसंबर को असाका टोक्यो के लिए निकले, और 3 दिन बाद वो अराइव हुए और बोला कि किसी को भी नहीं छोड़ना। आप समझ रहे हो? ये हिसाब किताब है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि सोल्जर्स तो मरे ही मरे। 5 दिन यानी कि 12 दिसंबर को चाइना ने हार मान ली।
उसके ऊपर से यहां पे कोई भी हट्टा कट्टा आदमी दिखता था ना तो बोलता था ससुरा चाइनीज सोल्जर, इसको मारो। ओके, ये चीज है। अब 12 दिसंबर आ गया। 12 दिसंबर जो है वो जापान के पास कंट्रोल है। तो जापान ने बोला क्या किया जाए, 3 लाख से ज्यादा लोग हैं यहां पे, कैसे मारे इनको। एक था जर्मनी वाला कि गैस पॉइजन दे दे, सबको एक जगह बंद करो, पॉइजन दो। फिर जापान ने बोले इसमें मजा कहां है, मजा दिलाएंगे और एक स्टेटमेंट देंगे। और वो स्टेटमेंट ये रहेगा कि हम इनके साथ वो हाल करेंगे कि पूरी दुनिया जो है वो याद रखेगी। और अब शुरू होता है दोस्तों नैनजिंग मसैकर। टॉर्चर, रेप, लूटिंग, वॉर क्राइम्स, आप नाम लीजिए, सब किया जापान ने, सब किया। ऑर्गेनाइज्ड मसैकर 12 से 13 दिसंबर, जैसे ही जापान के पास ये शहर आया और कमांडर से भी ऑर्डर मिल गया कि जो करना है करो, तो जापानी आर्मी ने सारे गेट्स बंद कर दिए। एक एक करके घर में जाते थे, निकालते थे आदमियों को, उनको गोली मारते थे नंगा करके। हंसते थे जापानी, ये कबर खोदते थे, एक और ये तरीका था मारने का, उसमें आदमियों को मार के उनको जिंदा जला देते थे। नहीं तो सॉरी, मारते नहीं थे, गाड़ के जिंदा जला देते थे। कुछ को जिंदा गाड़ दिया जाता था। बगल में यांगसे रिवर थी, कहते हैं कि यांगसे रिवर में पानी लाल हो गया था, इतने लोगों को मारा था। पानी रुक गया था कि मांस और लाश इतनी ज्यादा पड़ी हुई थी कि पानी का फ्लो रुक गया था, पूरी नदी लाल हो गई थी। हर दिन 5 से 10 हजार लोगों को मारा जाता था। आप विश्वास करेंगे, सुबह होती थी, सुबह उठते थे, ये लोग मारना शुरू करते थे, रात में औरतों से रेप करते थे। और रेप भी कैसे, बलात्कार कोई ऐसे वैसे नहीं, बलात्कार तो खैर जैसा भी वो बहुत इतना डेंजरस दोस्तों। ये तड़पाते थे, ये परिवार को पकड़ते थे, परिवार के लोगों को बैठाते थे, इनके लिए खेल था। कहते थे कि आदमी जो है वो दादी का रेप करे, दादी जो है उनको हम जान से मार देंगे। परिवार एक दूसरे के साथ है ना गलत काम करे और उसके बाद ये बेनेट से सबको मारते थे, परिवार के सामने लोगों को पीटते थे। जो नवजात बच्चे हैं उनको बीच से उखाड़ देते थे, उनका गला काट देते थे। ये हालात थे, आप समझ रहे हो। और क्राइटेरिया क्या था कि मारो, क्राइटेरिया बस एक ही था कि आपको जो भी मिले मारो। मास एग्जीक्यूशन हुए हैं, जितने लोगों को मार सको उतने लोगों को मारो। इनके पास मशीन गन थी, मतलब देखिए मैं फोटोज तो नहीं लगा सकता, आप विकिपीडिया पे फोटोज देख सकते हैं। आप हर जगह आप जब फोटो देखेंगे ना तो आपका दिल पसीज जाएगा, आप समझ रहे हो। ये हिसाब किताब था और सब के सब परेशान की करे तो करे क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सोल्जर्स की तो और हालत खराब, नचवाते थे उनसे, नंगा दौड़ाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये छापा कि इतनी बुरी तरीके से मसाकर हो रहा है तो सबने ऐसे माथा पकड़ लिया कि जापान को रोका कैसे जाए। और मास रेप, कहते हैं कि एक एक दिन के अंदर 10-10, 15-15 हजार रेप्स होते थे, समझ रहे हो। आप यंग हैं ओल्ड है फर्क नहीं पड़ता, आप बच ही नहीं सकते थे। ज्यादा से ज्यादा औरतों को पकड़ा जाता था, एक एक औरत के साथ 16 से 20 बार रेप किया जाता था। उनके प्राइवेट पार्ट में बियर की बॉटल्स डाली जाती थी, बैम्बू स्टिक डाली जाती थी, बंदूक डाली जाती थी, समझ रहे हो। ज्यादातर औरतें मर जाती थी, वो सही नहीं पाती थी, ठीक है। और कुछ औरतें तो सुसाइड कर लेती थी कि भाई हमको हटा दो। एक 6 महीने की प्रेग्नेंट औरत को 16 बार चाकू से मारा और उसके बाद उसके अनबॉर्न चाइल्ड को निकाला और उसके सामने उसका गला काट दिया। 19 दिसंबर 1937 रेवरेंड जेम्स एम मैकेलम लिखते हैं अपनी डायरी में कि मुझे ये नहीं पता कि कहां से कहां ये खत्म होगा। मैंने आज तक ऐसी ब्रुटैलिटी नहीं देखी है। हर रात 2000 से 3000 रेप होते हैं और अगर कोई रेजिस्ट करता है तो उसको तब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। औरतें मतलब जत्थे में ले जाई जाती हैं और सुबह शाम दोपहर सिर्फ यही चलता है। जापानीज के लिए ये सब फ्री है। 15 साल की एक बच्ची थी, उसको 200 से 300 जापानीज सोल्जर्स ने उसका रेप किया और हर दिन उसके साथ 15 से 20 बार रेप होता था। यह हालत थी। 7 मार्च 1938 रॉबर्ट ओ विल्सन जो कि सर्जन थे यूनिवर्सिटी, वो बताते हैं कि मतलब 1 लाख के करीब जो है
लोगों का रेप, औरतों का रेप। और यहां पे सिर्फ ये औरतें नहीं थी, ये बच्चों के साथ रेप करते थे, ये लोगों के सोडोमी, पीडोफाइल्स सब आपको मिलेंगे। ऐसी ब्रूटैलिटी, मतलब जिसने भी देखी, जिसने भी ये अकाउंट किया, परेशान हो गए। जॉन राबे लिखते हैं कि 2 जापानी सोल्जर जो हैं हमारे घर में आने की उसने कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने हमारा पार्टी बैच देखा ना कि हम नाजी पार्टी से, तो भाग गए। लेकिन उसके बगल वाले लोग जो है वो इतने सही नहीं रहे। उसी दौरान उन्हीं 2 लोगों ने 1000 औरतों को मार दिया, जो 2 लोग आए थे। ये चीज है। बताते हैं कि ये क्या करते थे कि जो चाइनीज वुमेन्स थी, ठीक है, वो अंडर पैंट्स नहीं पहनती थी। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, तो उनका एक पैजामा टाइप का होता था जो कि एक नाड़े से लटका रहता था। तो ये क्या करते थे, ये जानबूझ के उसको खोल देते थे और उसके बाद इनको पूरे गांव में नंगा परेड कराते थे। समझ रहे हो, ये हिसाब किताब था। और पूरी फैमिली जो है वो जाती थी इनके पीछे और एक एक को मारा जाता था। और ये 6 हफ्ते तक चला है। 13 दिसंबर से शुरू हुआ, ये पूरा चलता रहा 20 जनवरी तक, और सबके सब परेशान हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, व्हाई इट हैपेंड। मतलब हम ये देखते हैं कि इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी आखिरकार कोई कर कैसे सकता है, तो उसके रीजंस बताए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है ना दोस्तों, कि जो जापानियों की ट्रेनिंग होती थी उसी में ही अब्यूज था। जैसे आप पलोगे बढ़ोगे ना, वही आपका दिमाग हो जाएगा। तो जापानियों की ट्रेनिंग में इतना मारा जाता था उनको, इतना टॉर्चर किया जाता था, इतना परेशान किया जाता था ना, कि वो वॉयलेंट मशीन हो गए थे कि यू आर बिल्ट टू किल, दैट्स इट, तुमको सिर्फ मारना है। तो उनके अंदर से ना सिस्टमैटिक तरीके से दया भाव वो सब मिटा दिया जाता था, खत्म हो जाता था। तो इसीलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और उसके बाद जो एक्सट्रीम किलिंग हुई है, रेसिज्म इनको पढ़ाया जाता था, यूनियन मतलब नेशनलिज्म, कि जो चाइना है वो किस तरीके से तुमको मार रहा है, सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो चाइना है, ठीक है, और इसी वजह से तुम परेशान हो, तुम दुखी हो। और जो स्ट्रक्चरल वायलेंस जापानीज मिलिट्री में था वो उसको और एनहांस कर देता था। हालात इतनी खराब। रेज और रिवेंज, ये दोनों चीजें जापानियों के मन में घुसा दी गई थी, जो जापान की मिलिट्री थी। और जापानी दोस्तों परेशान भी बहुत ज्यादा थे। क्यों परेशान थे, क्योंकि चाइना की वजह से उनको बार बार वॉर लड़ना पड़ रहा है, और वहां पे दे आर नॉट वेलकम्ड ऑल्सो। तो इसीलिए चाइना को लेकर उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। फिर मिसोजिनी, ठीक है। 18 दिसंबर 1937 में जनरल इवारे मात्सुई वो बताते हैं कि टॉर्चर, मर्डर और रेप बहुत ज्यादा हुआ। अब देखिए, बताया गया, ठीक है, लेकिन जनरल्स ने कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने के ऊपर एक्शंस लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जापानी समाज में मिसोजिनी भी थी औरतों को लेकर। ये चीज है। लेट जनवरी यानी कि 20-25 जनवरी तक फाइनली जापानी आर्मी जो है उसने रिट्रीट किया, और फिर जाके ऑर्डर रिस्टोर होता है। 18 फरवरी 1938 इंटरनेशनल कमिटी फॉर नैनकिंग सेफ्टी जोन, भाई उसने जो है कंट्रोल लिया, ठीक है, और सब जितने लोग बचे थे, वैसे तो बहुत ही कम बचे थे, उनको किसी तरीके से रेस्क्यू किया गया। बाद में दोस्तों जाहिर सी बात है वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल्स हुए, सबको सजा हुई। बट ये साफ साफ बताता है कि इंसान किस हद तक जा सकता है, राइट। तो जापान जो है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब दागा जाता है, एटम बॉम्ब दागा जाता है, और नागासाकी हिरोशिमा को बॉम्ब किया जाता है। तो बात यही है, बात यही पे आके रुक जाती है कि हम कहते तो हैं कि यार उनके साथ इतना बुरा हुआ, बट कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना चाहिए कि उसने क्या किया है आपके साथ, ये भी है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर और कोई आप लेक्चर चाहते हैं, तो डेली मैं स्टैटिक टॉपिक ला रहा हूं, तो मुझे जरूर बताइए। हिस्ट्री ऑफ जापान पे अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो वो भी मैं ले आऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।